सुनिए, अभी तक केवल 2 लेक्चर हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिचय ले रहे हैं, अभी लगातार लेते रहेंगे। और इस 2 लेक्चर में आपको बताया गया कि कार्बनिक रसायन क्या होता है और कार्बनिक यौगिक क्या होता है। फिर आपको बताया गया कि इस कार्बनिक रसायन में मुख्य रूप से 9 तत्व ही घुमा फिरा के इन्वॉल्व होते हैं, और उसी सभी 9 तत्व के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानने लगे, उसके अंदर के एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानने लगे कि उसका इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहता है, फिर उसकी वैलेंसी कितनी कितनी होती है, वह कितने तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। तो इन सभी बातों को हम लोग समझ रहे थे। उसमें हमको याद है कि जो 9 एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, उसमें आपको 3 भाग में उसको बांटा गया था। कार्बन एक अलग टाइप बना था, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक अलग टाइप बना था, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फ़र अलग टाइप का बना था, जिसमें हम लोग काम कर लिए थे सल्फ़र तक। शायद क्लोरीन का कल घर से बनाने दिए थे, तो हम बना देते हैं। उसको बनाने में हमको ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, आप उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कन्फिग्रेशन होता है, हम डायरेक्ट इसको लिख दें ऑर्गन 3s2 3p5 और 3d0। क्या ये लिखा जा सकता है या नहीं, बताइए। हाँ जी, यहाँ पर नियन होगा। अब लिखा जा सकता है। नियन का 10, 10 2 12 5 17 0, तो 17 हो गया टोटल। एस में टोटल कितना ऑर्बिटल होता है? 1, तो हम एस में 1 डब्बा बनाएंगे। पी में ऑर्बिटल तो 3 डब्बा बनाएंगे, और डी में कितना, तो 5 बनाएंगे। ये फुल्ली वैकेंट है और इस सब में इलेक्ट्रॉन है। बताओ एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 को एक ऊपर और एक नीचे ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पर 5 है, पहले एक एक करके बढ़िए, 3 4 5। तो बताइए आप, इस स्थिति में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इस स्थिति में इसकी जो कोवैलेंसी होगी, यह कोवैलेंसी कितना होगा? 1। और इस स्थिति में यह केवल एक बॉन्ड ही बना सकता है, और इसका एग्जाम्पल है HCl। आप जानते होंगे HCl में H और Cl के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, याद है आपको ये चीज़? तो आप देख सकते हैं क्लोरीन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो थोड़ा ध्यान दो, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर कितना हो जाएगा? 3। तो क्लोरीन जब एक बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास हमेशा कितना लोन पेयर रहेगा? 3। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये था इसका ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। अब हम जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा और इसमें आ जाएगा। तब इसका रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन जो बनेगा वो देखो ऐसा बनेगा। एस पी में बताओ कितना? 3। डी में डब्बा तो 5। बताइए इलेक्ट्रॉन कितना कितना डाला जाए? ये पेयर्ड रह गया, ये पेयर्ड रह गया, अनपेयर्ड यहाँ से हो रहेगा। ये तो पेयर्ड ही रहेगा ना, अभी एक एक करके अनपेयर्ड होगा। तो ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ। देखो यहाँ, अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी हो गई? 3। कोवैलेंसी कितना? कोवैलेंसी 3। और इस स्थिति में लोन पेयर कितना? 2। इसका जो एग्जाम्पल है वह है HClO2। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरस एसिड। क्लोरस
देखो इसका स्ट्रक्चर HOCl डबल बॉन्ड O। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड बना लिया। इस पर लोन पेयर कितना होगा? 2। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्लोरीन से डबल बॉन्ड बना लिया। हम बोल रहे थे कि क्लोरीन क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, दूसरा कोई छोटा एलिमेंट होगा जैसे ऑक्सीजन, तो उसके साथ ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसका अगला एग्जाम्पल हुआ। अगला स्थिति में यहाँ से ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा तो इसका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बनेगा, और सेकेंड एक्साइटेड केस पहले आप यहाँ तक उतार लीजिए। आप एक काम कीजिए, हो सकता है कि आप बना तो लिए हो लेकिन एग्जाम्पल नहीं लिखे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर एग्जाम्पल लिखिए, आप बाद में 4 अलग अलग एग्जाम्पल लिख लीजिए। चारों में आपको दिखा देना है कि कहाँ पर कोवैलेंसी 1 है, कहाँ पर कोवैलेंसी 3 है, कहाँ पर कोवैलेंसी 5 है और कहाँ पर कोवैलेंसी 7 है। तो अभी तो केवल 2 ही हुआ है, अभी और आगे आएगा। बोलिए, हो गया? एग्जाम्पल तक उतारिए, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो टोटल उतार लीजिए नीचे तक, या बनाए होंगे आप लोग भी तो आप भी एग्जाम्पल को नीचे में उतार लीजिएगा। क्या पूरा उतार रहे हो क्या? जी तुम लोग बना के नहीं लाया? अब इसका जो अगला एक्साइटेड स्टेट होगा वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक भागा है? बताइए कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? इसमें तो पेयर्ड रह जाएगा, अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, यहाँ अनपेयर्ड यहाँ अनपेयर्ड। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। और इस स्थिति में लोन पेयर 1 होगा। और इसका एग्जाम्पल है क्लोरिक एसिड, HClO3। आप नाम सुने होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरिक एसिड। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह ऐसा होता है, HOCl, एक ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड बनाता है, और क्लोरीन पर कुल कितना लोन पेयर रह जाता है? 1। अब देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 7। 7 में से 2 बचा हुआ है, 2 बंधन बनाने में भाग नहीं लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 ये पांचों बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया। यह वही पांचों इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर आपको अयुग्मित दिख रहा है। यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग लिया होगा। यह लोन पेयर के रूप में बैठा हुआ है, अभी यह बंधन बनाने में भाग नहीं लिया है। हाँ जी, एग्जाम्पल उतार लीजिए, जो लोग नहीं बनाए हैं आप पूरा उतार लीजिए। तो अभी तक अच्छा, ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट है भाई? ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। हो गया, लिख लिए। और इसका चौथा और लास्ट है, यदि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाए इस जगह पर हायर एनर्जेटिक स्टेट में, तो ये अनपेयर्ड हो जाएगा, और अनपेयर्ड होने के बाद ऊपर मिटा दें क्या? अनपेयर्ड होने के बाद ये जानते हो कैसा लगेगा? देखो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा, और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 7, कोवैलेंसी 7, पेयर तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 0। इसी के केस में एग्जाम्पल है
पर क्लोरिक एसिड HClO4। मिटा दो इसे। इसका एग्जाम्पल है HClO4। इसी को हम लोग बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर देखिए HOCl, इसके साथ 3 ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। और आप देख सकते हैं क्लोरीन कितना बॉन्ड बना लिया, 7। इस तरह से आप ये बताइए कि क्लोरीन कितने तरीके से जुड़ सकता है? 4 तरीके से। सिंगल मतलब 1 बॉन्ड के साथ, 3 बॉन्ड के साथ, 5 बॉन्ड के साथ और 7 बॉन्ड के साथ। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह जेनरली एक कोवैलेंट बॉन्ड दिखाएगा। जनरली ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मतलब क्लोरीन 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, ये सब काम इनऑर्गेनिक एसिड में करता है। हम जो आपको एग्जांपल दिए वास्तव में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं। ये कौन सा कंपाउंड है पता है आपको? ये इनऑर्गेनिक एसिड है। तो जनरली अब जैसे एक बॉन्ड कैसे बनाएगा, जैसे कार्बन के साथ 4 गो क्लोरीन जुड़ जाए तो ये बना देगा CCl4। तो चारों का चारों क्लोरीन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएगा। क्लोरोफॉर्म बनाएंगे CHCl3, तो 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बाद बाकी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। डाइक्लोरोमीथेन बनाएंगे तो CH2Cl2, कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 2 क्लोरीन से जुड़ेगा। तो बताने के केस में हम सब बता दिए, लेकिन क्लोरीन के 3 वैलेंसी, 3 कोवैलेंसी, 5 कोवैलेंसी और 7 कोवैलेंसी की ज़रूरत आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन कभी यदि ज़रूरत पड़ गया, मान लीजिए कहीं पर हम कोई एसिड का यूज कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि होता रहता है, तो वहाँ पर आपको ये बात समझना पड़ेगा कि क्लोरीन 7 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 3 बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन जनरली ये कितना बॉन्ड बनाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? 1। जितना भी हेलोजन है ये सब जनरली 1 बॉन्ड बनाता है। अब सुनिए आप, ये पूरा हो चुका है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब आप थोड़ा हमारी बात सुनिएगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ था नियन 3s2 3p5, और यहाँ पर हम बोल दिए थे 3d0। अरे बात काहे कर रहे हो जी? आएंगे खींच के तमाचा मारेंगे। अभी तक हंसी मजाक चल रहा है, क्या समझ लिए हो कि बहुत ईजी में ले रहे हैं? पढ़ाने वक्त तो मुंह खोला तो मुंह फाड़ देंगे। औकात नहीं भूलना है। हंसी मजाक जिस समय होता है, बातचीत होती है, कीजिए। जब काम होने लगे उस समय नौटंकी कीजिएगा तो पटक देंगे तुरंत यहीं पर। ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था। अब क्लोरीन के ग्रुप का ही एलिमेंट है ब्रोमीन, और जब आप इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे ना, इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है, तो ये आपको आएगा आर्गन 4s2 4p6 4s2 3d10 4p6 ऐसा आएगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। देखिए आर्गन 18, 2 20, 10 30 और 5 35, ये कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा। अब आप गौर से देखिए, यदि हम इसी को अरेंज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं आर्गन 3d10 4s2 4p5 4d0, ऐसा कर लिख सकते हैं या नहीं? डी में तो फुल फील्ड है, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेने से रहा, ये तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, चूँकि डी का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का होता है और 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है भी। तो एस में 2, पी में 5, डी में 0। जस्ट लाइक ये कंडीशन आ रहा है, देखो तो 3s2 3p5 3d0, 4s2 4p5 4d0। जैसे जैसे क्लोरीन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया एकदम एग्जैक्ट, वैसे ही ब्रोमीन भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, चूँकि सेम ग्रुप का एलिमेंट है, उसका नेचर भी सेम होगा। और इसी में जब आप आएंगे आयोडीन पर, जिसका एटॉमिक नंबर 53 होता है, तो आपको ये कन्फिग्रेशन मिलेगा क्रिप्टन 5s2, क्रिप्टन का देखो 36 होता है, अब +2 किए कितना हो गया 38,
यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4d10, कितना हो गया 48, और इसके बाद आपको मिलेगा 5p5, यही कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा। 36, 2 38, 10 48, 5 53 हो गया। इसी को हम अरेंज करके लिखें तो बिल्कुल इसी तरह से ये अरेंज हो जाएगा, क्रिप्टन 4d10। हम कुछ नहीं किए, हम आउटर मोस्ट वाले को एक साथ लिख दिए ताकि आपको कोवैलेंसी समझने में आसानी हो। ये हो जाएगा 5s2 और 5p5। अच्छा, इसी में हम चाहें तो यहाँ पर 5d0 भी तो लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, इसी कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है, s2p5d0, s2p5d0। अंतर बस यह है कि यहाँ तीसरा ऑर्बिट का spd है, यहाँ चौथा ऑर्बिट का spd है, और यहाँ पर पांचवा ऑर्बिट का spd है, और इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये बिल्कुल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जस्ट सिमिलर एज क्लोरीन, यानी ब्रोमीन का और आयोडीन का, इस दोनों का कोवैलेंसी क्या क्या हो सकता है। 1 in ground state configuration, 3 in first excited condition, 5 in second excited condition, and 7 in final excited condition, that is third excited condition। क्या कोई परेशानी है इसमें? इस तरह से इस सब का आप समझ तो चुके हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या फ्लोरीन हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तुम देखोगे 99% केस में ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है। और यदि कुछ एक्सटर्नल कुछ बात आएगा तो हम उस समय बता देंगे कि डबल ट्रिपल कब क्या बना रहा है। ऐसे जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आए तो इस सब को आप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ने का काम कीजिएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे आइए, एक बात और इसमें आप सीखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, 1s2, 2s2, 2p5। देखो, यदि हम इसको हीलियम का रूप दे दें तो ये हुआ 2s2, 2p5। अब इसको ना सबसे टॉप पर तुम लिख लो, तुमको एक अंतर समझ में आएगा फ्लोरीन में और बाकी के तीनों में। इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा हीलियम 2s2, 2p5। देखो, 2s2, 2p5, 3s2, 3p5, 4s2, 4p5, 5s2, 5p5। लेकिन यहाँ पर हम 2d0 नहीं लिख सकते। इसके कारण इसका वैलेंसी हमेशा 1 होता है, क्योंकि वो एक्साइटेड कंडीशन में जाएगा ही नहीं, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो फ्लोरीन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। तो हम कह सकते हैं कि हेलोजन में फ्लोरीन की संयोजकता हमेशा 1 होती है, लेकिन बाकी तत्वों की संयोजकता 1, 3, 5 और 7 हो सकता है। क्लियर हुआ ये चीज़? फ्लोरीन में क्यों 1 हुआ और बाकी सब में क्यों हुआ? इसका बस एक रीज़न है कि बाकी सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन में केवल दूसरा कक्षा तक ही इलेक्ट्रॉन जाता है, जबकि ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन में तीसरा या तीसरा से अधिक कक्षा तक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और डी कक्षक तीसरा से स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तो आप ये उतार दीजिए, ये बात जो लिखा हुआ है नीचे, ऊपर से नहीं। ये तो पहले समझे हुए हैं ना ऊपर वाला, इसको उतारना नहीं है। ये बस हम एक साथ आया तो समझा दिए, आपको मेनली उतारना ये है। उतार लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जो बोर्ड पर आपको बताया गया था उसमें आपको ये बताया गया कि फ्लोरीन हमेशा एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसका बाकी एलिमेंट जो है वह 1, 3, 5 और 7
बॉन्ड बना सकता है। आपको यदि इच्छा है तो आप ये बात अपने से लिख लीजिए कि फ्लोरीन हमेशा एक सहसंयोजन बंधन बनाएगा, जबकि इस ग्रुप के बाकी सभी एलिमेंट 1, 3, 5 और 7 बंधन भी बना सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल यानी खाली डी कक्षक नहीं होता है, जबकि बाकी सभी तत्वों के पास खाली डी कक्षक होता है। ऐसा लिखना चाहते हैं तो आप खुद से लिख लीजिए यदि आप ज़रूरी समझते हैं तो। नहीं ज़रूरी समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद रखिए। आगे देखिए, आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का अद्वितीय प्रकृति। इस टॉपिक में एक्चुअल में हम लोग यह पढ़ेंगे कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या है कि वह इतने सारे यौगिक का निर्माण करता है, जबकि बाकी सभी तत्व इतने सारे यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। इसका क्या रीज़न है, इसी को हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कार्बन की अद्वितीय प्रकृति। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। शुरू करें लिखाना, लिखिए नीचे एरो देगा, लिखेंगे कार्बन एक अद्वितीय प्रकृति वाला तत्व है। कार्बन एक अद्वितीय प्रकृति वाला तत्व है। कार्बन एक अद्वितीय प्रकृति वाला तत्व है। यह किसके लिए आया है? कार्बन के लिए। यह दूसरे कुछ तत्वों के साथ मिलकर, यह दूसरे कुछ तत्वों के साथ मिलकर बहुत ही अधिक संख्या में, बहुत ही अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे कार्बन को छोड़कर दूसरे तत्व, नहीं उसी में, कार्बन को छोड़कर दूसरे तत्व इतने सारे यौगिकों का निर्माण नहीं करते हैं। कार्बन को छोड़कर दूसरे तत्व इतने सारे यौगिकों का निर्माण नहीं करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कार्बन के अद्वितीय प्रकृति होने का प्रमुख कारण, कार्बन के अद्वितीय प्रकृति होने का प्रमुख कारण निम्न है। निम्न है लिखेंगे नीचे में नंबर 1। अच्छा, अब आप ये बताइए कि यदि आपको कहे कि कार्बन एक अद्वितीय प्रकृति वाला तत्व है तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए? आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यह अकेला जितना यौगिक का निर्माण करता है उतना यौगिक का निर्माण बाकी कोई तत्व नहीं करता है। यही इसका अद्वितीय प्रकृति है।
अब सवाल उठता है कि ये अद्वितीय प्रकृति का कारण क्या है। आखिर कार्बन परमाणु में ऐसा क्या है कि यह इतने सारे यौगिकों का निर्माण करता है। आखिर कार्बन के साथ ऐसा क्या है कि इसकी प्रकृति अद्वितीय है, जिसका जो प्रमुख कारण है वो निम्न अब एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा। नंबर 1 लिखेंगे, कार्बन की 4 संयोजकता। कार्बन की 4 संयोजकता इंग्लिश में लिख लेना, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। इतना सारा तत्व, इतना सारा यौगिक बनाने का एक प्रमुख कारण है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब थोड़ा इसका मतलब आप समझिए। मान लो कोई एलिमेंट है जिसका संयोजकता मात्र 1 होता है, और मान लो कोई एलिमेंट बी है जिसका संयोजकता 4 होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह अलग अलग तत्वों के साथ केवल एक ही बॉन्ड से न जुड़ पाएगा, लेकिन यह अलग अलग तत्वों के साथ 4 तरह से जुड़ सकता है। जैसे देखो, यदि ए सी के साथ जुड़े तो ए सी का निर्माण करेगा, यदि बी सी के साथ निर्माण करे तो बी सी 4 बनेगा, इस तरह से। अब इसी बी सी 4 में यदि कोई तीसरा डी जुड़ जाए तो ये बनेगा, 2 बार डी जुड़ जाए तो ये बनेगा, 3 बार डी जुड़ जाए तो ये बनेगा। अब देखिए 8 गो यौगिक तो हम ऐसे बता, 5-6 को तो हम ऐसे बता दें, 8 गो नहीं 5-6 को तो ऐसे बता दें। तो ऐसी स्थिति में जबकि ये क्या करेगा, सी के साथ जुड़ा तो ए सी बनाएगा, और यदि डी के साथ जुड़ा तो ए डी बनाएगा। 2 ही तत्व बना ना, एक ए सी और एक ए डी। लेकिन जब बी सी के साथ जुड़ा तो बी सी 4 बना, और उसको हम जब डी के साथ जोड़ना स्टार्ट किए तो हम पहले एक सी को हटाए, फिर 2 सी को हटाए, फिर 3 सी को हटाए, फिर चारों सी को हटा के सारा का सारा डी जोड़े। तो आप देख सकते हैं कि बी सी और डी के साथ मिलकर 5 यौगिक तुरंत बना दिया, और ए बी और सी के साथ मिलकर केवल 2 ही यौगिक का निर्माण कर पाया। ये तो एक आसान सा समझने वाला बात है कि जिस यौगिक की संयोजकता ज़्यादा होगी वह ज़्यादा यौगिक का निर्माण करेगा। तब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा है कि सिर्फ कार्बन की संयोजकता ही 4 होती है, क्या दूसरे तत्वों की संयोजकता 4 नहीं होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। सिलिकॉन की संयोजकता भी 4 होती है, वह भी अपने तरीके से बंधन बनाता है, वह भी ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है, लेकिन फिर भी वह लिमिटेड यौगिक का निर्माण करता है, क्योंकि कार्बन के इस गुण के साथ इसका एक और गुण आता है जिसको आप आगे पढ़ेंगे, श्रृंखलन गुण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण। इसके अंतर्गत और भी बातें आती है, आपस में ये मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करता है। जैसे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन सिलिकॉन के साथ सिंगल तो बनाता है, डबल भी नहीं बनाता है, ट्रिपल भी नहीं बनाता है। इस वजह से कार्बन, अब देखो कार्बन के साथ सिंगल भी बनाया, डबल भी बनाया, ट्रिपल भी बनाया, 3 तरह का कंपाउंड बना, लेकिन सिलिकॉन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया तो एक तरह का कंपाउंड हुआ। तो एक यह भी गुण है, और इसके साथ साथ कई गुण है, 5-6 गो बात हम आपको इसमें बताएंगे, वो सब आप समझिएगा, तब आप समझिएगा कि कार्बन खास क्यों है, कार्बन अद्वितीय क्यों है, और कार्बन क्यों इतना सारा यौगिक का निर्माण करता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले 4 संयोजकता जो आप लिखे हैं, वैसे तो हम इसको पीछे बहुत बढ़िया से लिखा दिए हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से यहाँ पर भाषा में इस बात को लिखना पड़ेगा। वहाँ तो हम थोड़ा रफली समझा दिए ना, अरे 9 गो तत्व में कार्बन भी एगो आया था कि नहीं आया था, तो यहाँ थोड़ा उसको डिटेल में देखेंगे। लिखिए अब ये फटाफट लिखिए, इसको हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ये सब आप समझे हुए हैं कार्बन का। और जो लोग नया लेक्चर देख रहे हैं, पहला दिन लेक्चर देख रहे हैं, पिछला लेक्चर देखिए, समझ में आ जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, यही होगा ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो इसकी सहसंयोजकता कितनी होगी, जिसको कोवैलेंसी कहते हो, 2 होगी। हम यहाँ पर कहेंगे कि भूमिज अवस्था में कार्बन के पास केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऐसी स्थिति में यह केवल 2 सहसंयोजन बंधन का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस स्थिति में इसका अष्टक पूरा नहीं है, अतः इस अवस्था में यह अस्थाई होता है, ज़्यादा अस्थाई नहीं होता है। कह सकते हैं कि नहीं? तो फिर अस्थाई किस अवस्था में होगा? अंडर एक्साइटेड कंडीशन, उत्तेजित अवस्था में। उस बात को हम बाद में लिखेंगे, पहले आप इतना नोट कीजिए आप जल्दी से।
नीचे एरो दीजिए और लिखिए। भूमिज अवस्था में कार्बन के पास, कार्बन के बाहरी कक्षा में, कार्बन के पास नहीं, कार्बन के बाहरी कक्षा में, भूमिज अवस्था में कार्बन के बाहरी कक्षा में केवल दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। केवल दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। केवल दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, अतः इसकी सहसंयोजकता केवल 2 होती है। अतः इसकी सहसंयोजकता केवल 2 होती है। अतः इसकी सहसंयोजकता केवल 2 होती है, जिसके कारण यह केवल 2 सहसंयोजन बंधन बना पाता है। जिसके कारण यह केवल 2 सहसंयोजन बंधन बना पाता है। पैराग्राफ चेंज करके यहीं पर लिखेंगे, परंतु इस अवस्था में, किस अवस्था में? ग्राउंड स्टेट, भूमिज अवस्था में। परंतु इस अवस्था में इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। परंतु इस अवस्था में इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। इसलिए इस अवस्था में यह अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। इसलिए इस अवस्था में यह अस्थाई होता है। और इस तरह से बंधन का निर्माण भी नहीं करता है। और इस तरह से अस्थाई होगा तो बंधन का निर्माण नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो वो बहुत अनस्टेबल होता है। और इस तरह से यह बंधन का निर्माण नहीं करता है। अच्छा ये बताइए आप, ये जो लास्ट लाइन लिखे हैं कि हम इस तरह से यह बंधन का निर्माण नहीं करता, इसका क्या मतलब समझे आप? कार्बन 2 को बंधन नहीं बनाएगा। अब देखो, उतार लिए हो? अब जो पीछे जो फिगर बनाया था इसी में ये वाला साइन दिखाओ। पीछे जो फिगर अभी बनाया है ना, उसमें ये फिगर बनाओ। फिगर बना दिया क्या? अब फिर नीचे से लिखना स्टार्ट करो। ये इसका कौन सा स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। और अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसकी सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी? और अब यह आराम से 4 बंधन का निर्माण कर सकता है और अलग अलग तत्वों के साथ अलग अलग तरह से कई यौगिक का निर्माण कर सकता है। इसीलिए यह बहुत अधिक यौगिक का निर्माण करता है। पहले आप इसको लिखिए और नीचे एरो दीजिए और फिर लिखिए। ये पूरा उतारे, ये हो गया। लिखेंगे उत्तेजित अवस्था में कार्बन के बाहरी कक्षा में, उत्तेजित अवस्था में कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह 4 सहसंयोजन बंधन का निर्माण कर सकता है। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह 4 सहसंयोजन बंधन का निर्माण कर सकता है।
और यह 4 सहसंयोजन बंधन का निर्माण कर सकता है तथा अलग अलग तत्वों के साथ जुड़कर तथा अलग अलग तरह के तत्वों के साथ जुड़कर कई तरह के यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कई तरह के अलग अलग तत्वों के साथ जुड़कर कई तरह के यौगिकों का निर्माण कर सकता है। समझ में आया कि ये क्यों ज़्यादा यौगिक बनाता है? अरे कोई दिक्कत है इसमें? तो ये था इसका पहला कारण। कार्बन को अद्वितीय बनाने के लिए सबसे पहले जिम्मेदार कौन है? कार्बन की 4 संयोजकता, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा नंबर लिखेंगे, लिखिए। अभी ये छोटा है, ये तुरंत समाप्त हो जाएगा। लिख लिया क्या? 2 नंबर हेडिंग डाले। देखो ये दूसरा नंबर ना 2 लाइन का एक बात है जो आपको समझना पड़ेगा। कार्बन के साथ और दूसरे तत्वों के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन दूसरा तत्व जो कार्बन के नीचे है जैसे सिलिकॉन, यह सिलिकॉन के साथ मिलकर मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। जैसे भी बोले थे ना, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बनाया, लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। जबकि एक बिल्कुल कार्बन के जैसा कन्फिग्रेशन होता है। उसका रीजन होता है, सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है और कार्बन का साइज छोटा होता है। तो इसी बात को भी लिखेंगे हम बाद में। अभी आपको बोर्ड पर ये बात समझा भी देंगे पूरा डिटेल में। अभी आप लिखिए तो दूसरा नंबर में लिखेंगे कार्बन के साथ मिलकर, कार्बन के साथ मिलकर, अरे समझा हम क्या बोले? कार्बन के साथ मिलकर तथा दूसरे तत्वों के साथ मिलकर डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है, परंतु तक पहुंचे, उसके बाद रुकिए आप। देखो एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजकता एक जैसी होती है। कार्बन जिस वर्ग में है उसमें सिलिकॉन भी है, उसकी भी संयोजकता 4 ही होगी, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। इसीलिए हम अभी लिखेंगे परंतु इसी वर्ग के बाकी तत्व ऐसा नहीं करते हैं। लिखिए, परंतु इसी वर्ग के, किस वर्ग के? जिस वर्ग में कार्बन है, परंतु इसी वर्ग के बाकी तत्व ऐसा नहीं करते हैं। उसी में आता है, सुनो ध्यान से, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है, Ge। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसा नहीं करता है, जबकि ये भी 4 बॉन्ड बनाता है, जर्मेनियम भी 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन सिलिकॉन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये रीजन अभी हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। अब जो बात लिखे आप समझ में आया आपको? हाँ, क्या लिखे अभी लास्ट क्या किए थे? ऐसा नहीं करते हैं। तो ये क्या क्या कारनामा किया है? देखो एग्जाम्पल लिख लो। कार्बन के साथ मिलेगा ना, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा। ये कार्बन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड भी बनाएगा, कार्बन के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। सिलिकॉन के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये बात लिखना नहीं है, ये बात समझना है, हम आगे समझाएंगे। तो कार्बन के साथ इतने तरह से जुड़ा। फिर देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ
ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन हेलोजन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब ये है कि इसकी जो यारी है ना, यारी वो सबसे है, किसका? कार्बन का। लेकिन बाकी तत्व के साथ ऐसा बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने ये तो लिखा दिया कि बनाता है, और सिलिकॉन या ईश्वर का बाकी तत्व ऐसा नहीं करता है, लेकिन आप ये साबित करके हमको बताइए कि ऐसा क्यों, और इसके लिए आपने कुछ तो बताया नहीं। तो इसका एकदम आसान तरीका है और ये बेहद आसानी से तुम समझ सकते हो। तुम पहले इसको उतार लो एग्जाम्पल में, तो हम तुमको ये बात फिगर में समझा देंगे और तुम उतार भी लेना इसको। देखो कितना बेहतरीन कंसेप्ट है इसका, लेकिन इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग एकदम तगड़ा होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो इस बात को समझेंगे, अन्यथा नहीं समझ सकते हैं आप। लेट भी हो रहा है रे, इसको बता के छोड़ देते हैं, कल अगला स्टार्ट होगा। इसको ख़त्म करें, अरे इसको मिटा दें। देखो सुनना ध्यान से, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इसका कन्फिग्रेशन होता है हीलियम 2s2 2p2, और पता है इसका कन्फिग्रेशन होता है नियन 3s2 3p2। 10 2 12 2 14, 2 2 4 2 6। अब देखो 2s2 2p2 3s2 3p2, आपको नहीं लगता है कि बात एक के जैसा हो गया? लेकिन सिलिकॉन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है किससे? कार्बन से। काहे बड़ा होता है? इसमें केवल 2 ऑर्बिट है और इसमें 3 ऑर्बिट है। इसका बॉन्ड बनाने में 2p ऑर्बिटल भाग लेता है, जबकि इसका 3p ऑर्बिटल भाग लेता है। ये देखो 4 बॉन्ड जब भी बनाएगा तो पहले तो ये ऐसा था, ऐसा ही था ना जी, लेकिन बाद में कैसा हो गया? ऐसा। अंडर एक्साइटेड कंडीशन ये ऐसा हुआ था कि नहीं? तो आप ये बताइए कि ये जो P है ये कौन सा P है? दूसरा कक्षा का P उपकक्षा। और यहाँ बताइए S, और ये है P, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ये 2p है और यहाँ पर ये 3p है। आपको याद है, आपको बताया गया था कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है उपकक्षा का आकार बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर यदि दूसरा का p का शेप डमरू के जैसा होता है, यदि ये 2p है तो निश्चित रूप से जो 3p होगा ना वो इससे थोड़ा बड़ा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया या किसी तरह का कोई समस्या है? आप इसको लिखिए। अब क्यों हम तुमको बार बार कहते हैं कि तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए? तुमको इस बात को देख के एहसास हो रहा होगा, क्योंकि कक्षक ऑर्बिटल इस सब का कंसेप्ट वहीं पर ना क्लियर किया गया। इसी में यदि 4p रहेगा तो और बड़ा होगा, 5p रहेगा तो और बड़ा होगा। As the value of principal quantum number increases, size of orbital increases, but shape of orbital remains unchanged और same। ये सब बात क्वांटम नंबर में बताए थे। जल्दी से उतारो। इसी का कंसेप्ट हम तुमको कल प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे। जो बात अभी हम बता रहे हैं उसको कल प्रोजेक्टर पर बता देंगे, वहाँ पर ज़्यादा और बेहतर समझोगे बढ़िया से। कल आएंगे तो प्रोजेक्टर पर पहले वही बताएंगे। अभी हम थोड़ा थियोरिटिकली बता देते हैं, कल तुमको हम लैपटॉप पर इस चीज़ को दिखा के बताएंगे कैसे कैसे ये होता है। मिटा दें क्या? यहाँ पर लिख देना ये GS है और ये ES है। GS मतलब ग्राउंड स्टेट, ES मतलब एक्साइटेड स्टेट। ये भी GS है और ये ES है।
अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी भी कोवैलेंसी 4 होगी, इसकी भी कोवैलेंसी 4 होगी। हम इस टॉपिक में समझ क्या रहे हैं कि ये डबल ट्रिपल सब बनाएगा, लेकिन ये डबल ट्रिपल का निर्माण नहीं करेगा। देखो काहे नहीं करेगा, अब मिटाएंगे इसको हम। अब बस 2 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा, थोड़ा धरफराना नहीं। चलो देखो इधर, यहाँ देखो, सुनना ध्यान से। ये कार्बन है और इधर भी कार्बन है। ये हो गया तुम को px ऑर्बिटल। और यदि हम ऐसे बना दे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बताओ, py ऑर्बिटल। तुमको याद है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट बताए थे। ये जब इसके साथ ओवरलैप करेगा तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा सो बताते हैं। ये ऑर्बिटल इसके साथ इधर और इसके साथ इधर ओवरलैप करेगा। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, बोलो ऐसा ही हुआ करता था। और पाई बॉन्ड जो बनता था वो तुम याद करो, ये वाला ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता था ये वाला ऑर्बिटल, तभी ना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, याद है आपको। तो ये ओवरलैप किया, इससे बनेगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और इसी को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहा करते थे। और जब लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो इसी से डबल बॉन्ड बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। और इसी में एक जेड एक्सिस होगा, ये है px, ये है py, और ऐसे करके होगा वो होगा pz। अब यही सब कंसेप्ट यदि नहीं होगा तो तुम उलझ जाओगे। अब pz रहेगा तो p इसके ठीक ऊपर फेंके रहेगा, यहाँ भी ऊपर फेंके रहेगा। तो ये दोनों जब आपस में, देखो ये कैसे ओवरलैप करेगा सो देखो, ये कार्बन बिल्कुल नज़दीक आए तो ये और ये सटेगा तो ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा, ये दोनों भी एक दूसरे को टच करेगा। तो ये ओवरलैप किया तो सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों टच किया तो बन गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ही डबल बॉन्ड के रूप में आएगा। 2 पाई बॉन्ड बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो 2 पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, अभी वाई वाई के साथ ओवरलैप किया लेटरल, यदि जेड रहता जेड जेड के साथ ओवरलैप करता तो बन जाता ट्रिपल बॉन्ड। हम यहाँ पर टोटल बॉन्ड को नहीं समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस केस में बनेगा और किस केस में नहीं बनेगा। अब आप देखें कि कार्बन कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना लिया, लेकिन अब इसी केस में जब तुम इसको उतार लो फिगर को, ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है। लेकिन अब एकदम सेम केस में हम लेके चले जाएंगे तुमको सिलिकॉन में। अच्छा तुम अभी एक चीज़ देखा था, S में 1 इलेक्ट्रॉन था और P में कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 गो था ना रे। तो ये हो गया तुम्हारा px, ये हो गया तुम्हारा py। और z यदि बनाना होगा ना तो z को हम ऐसे बनाएंगे, लेकिन हम फिगर को ख़राब नहीं कर रहे हैं। इधर सुनो, हम इस कार्बन के पास भी केवल 2 गो इलेक्ट्रॉन दिखाए, इसके पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाए, क्योंकि हमको मेनली समझना है कि डबल और ट्रिपल किस केस में बनेगा किस केस में नहीं बनेगा। इसका कंप्लीट फिगर बनाओगे तो यहाँ पर तुमको जेड बनाना पड़ेगा और सबको ओवरलैप करेंगे तब जाके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हम बाद में तुमको बता देंगे फिगर को कट कुट करके, अभी तुम जितना लिखा हुआ है उतना उतार लो। अब ये कार्बन था तो ये था 2p। अब यदि हम इसी को सिलिकॉन बना दें तो ये क्या हो जाएगा, 3p। और जैसे ही यह 3p होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे ही यह 3p होगा यानी ये कार्बन जब किस में बदल जाएगा, सिलिकॉन में। तो जैसे ही ये सिलिकॉन में बदलेगा तुमको पता है क्या क्या बदल जाएगा, ये साइज बड़ा हो जाएगा। ये साइज मान लो इतना बड़ा हो गया, ये साइज भी इतना बड़ा हो गया, ये साइज भी इतना बड़ा हो गया, और ये साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया। अब आप बताइए कि अब जब ये ओवरलैप करेगा तो इस सिलिकॉन का मान लो यहाँ से ये ओवरलैप किया और यहाँ से ये ओवरलैप किया। अब पाई ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तो आपको नहीं लगता है कि इस ऑर्बिटल को इसके साथ ओवरलैप करना पड़ेगा, और इसके बीच की दूरी कितनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो ओवरलैप करने का टेंडेंसी है वही टेंडेंसी इसका ख़त्म हो जाता है।
और ऐसी स्थिति में सिलिकॉन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है ड्यू टू बिगर साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर हुआ ये चीज़? यही इसका रीज़न है। तो हम सिलिकॉन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन हम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन का आकार छोटा होता है, कार्बन के ऑर्बिटल का आकार छोटा होता है, वह आराम से पार्श्व अतिव्यापन करता है, लिटरल ओवरलैपिंग करता है, लेकिन सिलिकॉन ऐसा नहीं कर पाता है। अब समझ में आया कि कार्बन के साथ डबल ट्रिपल सब बना लेगा, लेकिन सिलिकॉन के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। दिस इज़ द रीजन बिहाइंड इट। समझे? देखिए कितना बड़ा कंसेप्ट इसमें फंसा हुआ था, और जो केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े उनको ये समझ में नहीं आएगा। उसके लिए तो हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, हम तब समझा नहीं पाएंगे यदि केमिकल बॉन्डिंग आप नहीं जानते हैं तो। आप याद कीजिए, ओवरलैपिंग दो तरह से होता था। एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सामना सामने, यही ना सामना सामने ओवरलैप हुआ है। और एक होता था साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड टू हेड से सिग्मा बॉन्ड बनता था और साइड वाइज से पाई बॉन्ड बनता था। तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसको काट के छोड़ दीजिए और कल के लिए हेडिंग डाल के छोड़िए। हाँ, तो ये समझ में आया कि कार्बन के साथ डबल ट्रिपल सब बनाएगा तो अलग अलग तरह का डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा, तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन सिलिकॉन या कोई अदर एलिमेंट ऐसा नहीं करता है, इसीलिए ज़्यादा यौगिक बनाता है। बोलो, हो गया? अच्छा, इसमें यदि डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना हो तो क्या लिखेंगे इसके रिगार्डिंग? यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्बन के साथ डबल ट्रिपल दोनों बनाता है, लेकिन सिलिकॉन के साथ सिर्फ सिंगल बनाता है, डबल ट्रिपल का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, क्यों? देखो, यहाँ सिंगल बना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ, लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हुआ। तो तुम्हारा एक ही जवाब होगा, कार्बन का आकार छोटा होता है, कार्बन के छोटे कक्षक आपस में पार्श्व अतिव्यापन कर लेते हैं, लेकिन सिलिकॉन का कक्षक बड़ा होता है, वह पार्श्व अतिव्यापन नहीं कर पाता और पाई बंधन का निर्माण संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए कार्बन के साथ डबल ट्रिपल सब बनाएगा, लेकिन सिलिकॉन के साथ डबल ट्रिपल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और सब बात लिखना जरूरी नहीं होता है, कुछ बात को यहाँ सेट भी करना आपको पड़ेगा। लिखिए तीसरा लिखिएगा क्या? कल लिखाएंगे, अब आज रहने दीजिए। गलती से हेडिंग लिख देंगे तो हमको पढ़ाने का मन कर जाएगा, क्लास में ऐसे ही बहुत लेट हो रहा है। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में, आइए कल।